अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कभी सोचकर देखा है कि इंग्लिश इतनी पॉपुलर ज़बान क्यों है? आप अपने खाने पीने से लेकर पहनने तक की चीज़ों के नाम देखो तो क्यों ये सब आपको इंग्लिश में ही नज़र आते हैं? क्यों आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है तो इंग्लिश तो आनी ही चाहिए? और ये सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया में ही नहीं है, दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों में भी आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको अपनी मदर टंग के अलावा इंग्लिश तो बोलनी आनी ही चाहिए। आखिर क्या ऐसी खास बात है इंग्लिश के बारे में? क्यों ये पूरी दुनिया की ग्लोबल लैंग्वेज है? कहाँ से इस ज़बान का आगाज़ हुआ और कैसे ये फैलते फैलते पूरी दुनिया की ग्लोबल लैंग्वेज बन गई? और इंग्लिश से पहले कौन सी सबसे पावरफुल लैंग्वेज हुआ करती थी इस दुनिया में? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये इंग्लिश लैंग्वेज शुरू से इतनी बड़ी नहीं थी और ना ही इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी। इस ज़बान को पॉपुलर करने में बहुत से लोगों ने अपना किरदार अदा किया है। बहुत से लोगों ने डिफरेंट टाइम पीरियड्स के दौरान इस ज़बान को इन्फ्लुएंस्ड किया। तो ये जो अंग्रेज़ी आज हम सब बोलते हैं और जो पहले के टाइम पर बोली जाती थी, उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। अगर मैं आपको ओल्ड इंग्लिश का कोई पैराग्राफ पढ़कर सुनाऊं तो शायद वो आपको समझ भी ना आए। एग्जाम्पल के लिए आप इस क्लिप को देखिए। Wat goedemiddag. Wilt je vuur net uit die hand? We send Northmen. तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ओल्ड इंग्लिश कितनी ज़्यादा डिफरेंट हुआ करती थी। अब इतिहास में जाएं तो इसका जवाब शुरू होता है ब्रिटिश एम्पायर से, दुनिया का लार्जेस्ट एम्पायर। For 200 years, Britain was the most powerful nation in the world. From Canada to India, from Australia to Nigeria, from the Caribbean to South Africa, the British Empire once ruled over a third of the people on Earth. अब ज़रा आप इस मैप को देखो। इस ज़मीन का 25% एरिया ब्रिटिश एम्पायर के कब्ज़े में था। अब आप इसे एक कॉर्नर से देखना शुरू करोगे, कनाडा, यूके, अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज़, यूएई, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये सब ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में थी। एक बड़ी ही मशहूर कहावत होती थी, द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि जब तक कनाडा में सनसेट होता था तब तक पाकिस्तान में सुबह हो चुकी होती थी, और जब पाकिस्तान में सनसेट होता था तो ऑस्ट्रेलिया में सुबह हो चुकी होती थी। लेकिन तब क्या हुआ जब ब्रिटिश एम्पायर की पकड़ टूटने लगी? 1950s तक आते आते ज़्यादातर कॉलोनीज़ को अपनी आज़ादी मिल चुकी थी, और जिनको नहीं मिली थी वहाँ पर एक बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंस मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी थी, और इसीलिए ब्रिटिश को इन मुल्कों को छोड़ना पड़ा और इन ममालिक को आज़ादी देना पड़ी। अब यूएसए पर भी काफ़ी मुल्कों ने कॉलोनाइज़ किया था, नेदरलैंड्स, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा ब्रिटेन के पास था। यूएसए में उस वक्त अलग अलग ज़बानें बोली जाती थी, जैसे कि फ्रेंच, स्पेनिश, डच, जर्मन। लेकिन जब यूएसए को ब्रिटिश से आज़ादी मिली तो उन्होंने इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज चूज़ किया। अब इससे ये तो समझ में आता है कि जिन कंट्रीज़ को ब्रिटेन ने कॉलोनाइज़ किया था वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती थी, लेकिन बाकी कंट्रीज़ का क्या? आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाकी दुनिया में भी इंग्लिश फैलने लगी? इसका जवाब है वर्ल्ड वॉर 2 और उसके बाद का वक्त। वर्ल्ड वॉर 2 में एलाइज कंट्रीज़ में एक्सिस कंट्रीज़ को हराया। एलाइज यानी ब्रिटेन, यूएसए और फ्रांस जैसी कंट्रीज़ ने एक्सिस कंट्रीज़ यानी जर्मनी, जापान और इटली जैसी कंट्रीज़ को हराया। तो अब जाहिर सी बात है कि जो कंट्रीज़ ऐसी जंगों को जीतेंगी उनका कल्चर डोमिनेट करेगा दुनिया पर। ब्रिटेन और यूएसए की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश थी, इसीलिए उन्होंने डोमिनेट किया दुनिया पर। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पर यह है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए में एक बड़ी इकोनॉमिक बूम देखने को मिली। वो इसलिए कि यूएसए वन ऑफ द ओनली कंट्रीज़ था जिसको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। इसी वजह से अमेरिका एक सुपर पावर के तौर पर उभरा अलॉन्ग विद सोवियत यूनियन। हॉलीवुड की फिल्म्स, टेलीविजन्स और म्यूजिकल बैंड्स एक ग्लोबल सेंसेशन बन गए, जिसकी वजह से अमेरिकन कल्चर दुनिया भर में फैला। और लास्ट पॉइंट ये है कि इंटरनेट का इन्वेंशन अमेरिका में हुआ। इससे रिलेटेड जो भी टॉप टेक कंपनीज उभर कर आईं वो सब अमेरिकन्स थी, जैसे कि गूगल, फेसबुक, यूट्यूब और एप्पल। और यही वजह है कि दुनिया की तमाम इंटरनेट वेबसाइट्स में से 63.7% वेबसाइट्स जो हैं वो इंग्लिश ज़बान में हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंग्लिश ही हमेशा से ग्लोबल लैंग्वेज रही है या इससे पहले भी कोई ग्लोबल लैंग्वेज हुआ करती थी? तो इसका जवाब है ग्रीक और लैटिन। ये दो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस काफ़ी डोमिनेटिंग रही थी अपने टाइम के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक लिंग्विस्टिक प्रोफेसर का कहना है कि लैटिन दुनिया की पहली रिकॉर्डेड ग्लोबल लैंग्वेज है,
और ये इंग्लिश से भी ज़्यादा वक्त के लिए एक ग्लोबल लैंग्वेज रह चुकी है। 1300 साल के लिए ये दुनिया की डोमिनेटिंग लैंग्वेज रही थी। रोमन एम्पायर के टाइम की बात है ये, जब ज़्यादातर वेस्टर्न यूरोपियन शहरों में लैटिन एक मेन लैंग्वेज हुआ करती थी। अब रोमन एम्पायर के खात्मे के बाद लैटिन भी टुकड़ों में बट गई। अलग अलग मुल्कों में इसकी अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट होने लगी। इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच और पोर्टुगीज़, जो कि काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं, ये सब भी लैटिन से ही निकल कर आई हैं। और अगर बात करें एशिया की, तो अरबिक, चाइनीज़ और फ़ारसी डोमिनेटिंग लैंग्वेजेस रही थी। जैसे कि मुग़ल एम्परर्स मोहम्मद अकबर फ़ारसी में बात किया करते थे। और क्या आप जानते हैं कि लेट 1800s के अराउंड कुछ लोगों ने एक ग्लोबल लैंग्वेज बनाई जिसका नाम था एस्पेरांटो। ये लैंग्वेज बनाई गई थी एक पॉलिश इंसान की तरफ से 1887 में। इसे सीखना बहुत ही आसान है क्योंकि इसके बनाने वाले ये दावा करते हैं कि इसकी ग्रामर सिर्फ 1 घंटे में सीखी जा सकती है अगर आपको कोई भी यूरोपियन ज़बान आती है तो। फ्रेंच, पोर्टुगीज़, स्पेनिश, इटालियन, जर्मन और इंग्लिश, अगर इनमें से कोई भी ज़बान आपको आती है तो आप ये बड़ी आसानी से सीख सकते हैं क्योंकि इन्हीं सब के कॉम्बिनेशन से बनाई गई ये एक लैंग्वेज है। बट ऑब्वियसली ये लैंग्वेज सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन एस्टीमेट किया जाता है कि करीब 2 मिलियन लोग इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।